नमस्कार। आज बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन ब्लॉक के अंदर कटुम्बी गांव में एक चिंतन शिविर रखा गया था और उस चिंतन शिविर में विलेज खराड़ी जो पहचान के मोहताज ने वो जेल से रिहा होने के बाद में आज यहाँ पर मिलन समारोह रखा गया था। इनसे जानेंगे आखिर इनकी विचारधारा क्या है और आखिर इसके पीछे का क्या उद्देश्य है चिंतन शिविर के। सर, मुझे बताइए चिंतन शिविर क्यों रखा गया था आज? ये एक चिंतन शिविर के साथ साथ एक मिलन समारोह भी था। हमारे 17 महीने 2 दिन के जेल के बाद जो एक लंबा ब्रेक हो गया था हमारे भाई लोगों से मिलने का, तो एक मिलन समारोह था। और प्लस में जो अनुभव थे कि जेल के अंदर क्या मतलब क्या है और हमारे कहाँ हमारा मिस्टेक था, कहाँ हमारा डिफ़ॉल्ट था या प्रशासन का डिफ़ॉल्ट था, या हमने प्रशासन को ऐसा क्या मौका दे दिया कि उन्होंने हमको उलझा दिया। तो इन सारी चीज़ों को क्लियरेंस देने के लिए, या हम सच है कि नहीं है। पूर्व में बहुत सारे लोग आरोप लगाए कि विलेज खराड़ी की जो विचारधारा है वो गलत है और मतलब ठीक नहीं है प्रशासन के लिए। तो वो क्लियरेंस के लिए हमने आज चिंतन शिविर का भी भाई लोगों ने आयोजन रखा था कि हम लोग सच है या नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी लड़ाई आखिर किससे है अलग से? जैसे कि पहले भंवर दादा भी चिंतन शिविर रखते थे, इसके बाद में वो राजनीतिक अभी बाप पार्टी की चल रही है। आप अगर यहाँ से मध्य प्रदेश से यहाँ पर चिंतन शिविर रख रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो अंतर तो अभी ये एक अंतर कह देने से बहुत सारी समस्याएं का समाधान नहीं हो जाता। पर हम ये हमारा जो उद्देश्य है वो हम आपको बताते हैं कि हम भारत भूमि के, हम आदिम जाति आदिवासी परिवार जो है भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, धनी है, मूल नेटी, मूल बीज और मूल वतनी है। ये डिक्लेयर है। और बाहर से आया जो खेबर घाट भोलन घाट होते हुए रात को 12 बजे घरवाली छोड़ के भारत भूमि में घुसा, सब सिंधु नदी के किनारे कोकरेस पर्वत पार करके, तो उन्होंने जो प्रतिक्रिया ली थी उनका समय हो गया। तो हमारी लड़ाई बस यही है कि अब आदिम जाति आदिवासी परिवार के ऊपर शोषण, जुल्म और द्रोणाचार्य बनने का काम बंद कर देना चाहिए और जो जल जंगल जमीन है वो आदिवासियों को छोड़ करके अपने अपने वतन को लौट जाना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। बाकी के चिंतन शिविर में क्या होता है क्या नहीं होता है ये आपके परख पे या लोगों के परख पे या उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। अभी जो आपने बोला, क्योंकि फास्ट फास्ट बोलते इतना कैचअप तो हम लोग कर नहीं सकते, आखिर बोला क्या है और क्या है इसमें? ऐसा है कि हम सत्य की बात करते हैं, हाँ। सत्य में जयते की बात करते हैं हाँ। कि हम भारत भूमि के ओनर है, हाँ। मालिक है, हाँ। धनी है, मूल बीज है, मूल वतनी है और मूल नेटिव है, राज नो राज बीज है। जब आप मैं भी बहुत सारी गाड़ियों पे देखता हूँ ऐसी भारत सरकार यूं करके चलते हैं, क्या है ऐसी भारत देखो सरकार? ऐसी भारत मतलब सरकार क्या है? का ये जो कॉन्सेप्ट है हम्म। ये गुजरात के कटासन एरिया से डिक्लेयर हुआ है। और वहाँ का जो डिक्लेयर डेट है हम्म। यानी कि इंदिरा गांधी मतलब रोबल काउंसिलर में तो बहुत लोग इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, यशवंत मेहता, हितेंद्र देसाई, तो बहुत समय के लिए मतलब इंदिरा गांधी डिक्लेयर करके गई थी। दादा ये दादा अच्छे से जानते हैं कि डिक्लेयर करके गए थे कि ये चीज़ है और उन्होंने संकल्प लिया था कि हम भारत भूमि में शांति से रहेंगे, किसी भी आदिम जाति आदिवासी को परेशान नहीं करेंगे और सब 24 घंटे सेवाएं देंगे। पर अभी कोई भी नहीं खिला रहे और कह रहे हैं कि हम सेवा दे रहे हैं। कसम खाई उन्होंने सेवा देने की और इनका जो लीजेस है वो लगभग लगभग खत्म हो गया। लेकिन जल जंगल जमीन की बात करते हैं आप हमेशा, लेकिन आप हमेशा लगभग तो ऐसा ही होता है कि लोगों को भी लगता है कि सरकार के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ रह के ये पॉसिबल हो सकता है लड़ाई? देखो सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हमको सबसे पहले तो हमको एकजुट होना पड़ेगा। और जो कॉर्पोरेट सरकार है उनको सरकार बोल देना, वो दिलीप भाई बोल रहे थे सरकार बोल देना ठीक बात नहीं है। पर जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट है मतलब कॉन्ट्रेक्टल गवर्नमेंट, तो उन गवर्नमेंट के खिलाफ तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि जुल्म और द्रोणाचार्य और शोषण तो वही बन रहे हैं। सिस्टम के खिलाफ। अच्छा, मुझे ये बताइए आगे जाकर आप कभी राजनीति करेंगे? देखो ये एक विषय है, पर जिस हिसाब से हमारे विचार है, जिस समझ से सत्य है, जिस हमारे से मुद्दे हैं, इस हिसाब से तो अभी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए ये साहूकारिता नियम जो देखते होंगे आप हमेशा, जैसे कि चांदी पे जो बनिए हैं जो पैसा वगैरह देते हैं रकम रख के, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो ये शेड्यूल एरिया है, छोटी सरवन है ना, ये बांसवाड़ा पूरा शेड्यूल एरिया है। पर इनमें क्या एक साजिश हुई, इनके साथ टाउन को छोड़ दिया। टाउन मतलब शहर, और रतलाम जो है उसको सेलाना, बाजना और रावटी, झाबुआ पूरा जिला, अलीराजपुर पूरा जिला, इस एरिया में स्पेशल जो संवैधानिक है, नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनली है, इसमें कोई नई कॉन्सेप्ट की कोई बात ही नहीं है। इसमें जो साहूकारी है, अवैध लोग हैं, साहूकारों का जो साहूकारी अधिनियम 1959 है उसका विस्तार हमारे हुआ ही नहीं है। तो हुआ नहीं है तो इनके पास जो लाइसेंस है, लाइसेंस इशू हो ही नहीं सकता और है ही नहीं। दूसरी बात इशू हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। तो ये लोग गलत कर रहे हैं और हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। कई लोगों की तो चिट्ठी गायब कर दी। अभी रिसेंटली एफआईआर हुई ना विकास साहब, रिसेंटली एफआईआर हुई मेरे आने से पहले। तो साहूकारी की इनका लागू पड़ता ही नहीं है, तो ये लोग शोषण कर रहे हैं, ब्याजखोरी कर रहे हैं। मतलब कि ये जमींदारी प्रथा और ब्याजखोरी प्रथा वो एक जुल्म हो रहा है और हमारे लोग इसको देख नहीं रहे क्योंकि हफ्ता वसूल कर रहे हैं।
अब मैं फिर वही बात, मैं बुराई किसी करना नहीं चाहता, पर जो लोग लीडर बन के सामने आए वो हफ्ता लेने लगे, इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा है। बाकी हम कर रहे हैं। जो आपके ऊपर एनएसए लगा था, आपने अभी भाषण में आप बता भी रहे थे कि एनएसए लगता है तो 12 महीनों के लगता है शायद, हाँ। तो लेकिन आपको 17 महीने रखा गया था, आखिर क्यों? इसमें क्या है कि एनएसए 12 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, हम्म। बाकी एनएसए एक बार लगता है वो 3 महीने का लगता है। अच्छा। हमारे एमपी में 3 महीने का लगता है। तो पुलिस पे हमला, उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर दिखाया था कि इन्होंने इंटेंशन इनका जो था वो पुलिस का मर्डर करने का था, इसलिए मुझे एनएसए लगा दिया गया। और कोई बड़ी बात नहीं थी, एनएसए उसका एनएसए का चार्ज इस बेस पे बनता नहीं है, पर उलझाना था। तो 3 महीने बाद इन्होंने ये लिख दिया कि जेल के अंदर से विलेश ने जो है नॉन ट्राइब को मारने की धमकी दी, और आरोप ऐसे लगे कि गैर आदिवासी जो है बाजना से घर में ताला लगा के भाग गए, विलेश खराड़ी की पावर से, उसके रोप से, उसकी धमकी से। तो ऐसा तो कुछ धमकी हुआ ही नहीं, मैं तो जिला बदर था, जिला बदर गया 15 दिन हुए मेरे को उठा लिया। और दूसरी चीज ये एनएसए में 3 बार 9 महीने, 3 बार का मतलब 9 महीने। एक तो चलो मान भी लें कि हमने इंटेंशन टू मर्डर भी होगा या फिर हमारा ऐसा कुछ होगा नहीं, गलत उठाया होगा, तो एक बार 3 महीने मान भी ले कि हमको अंदर रख लो। पर 3 महीने जो 3-3 महीने करके 9 महीने बढ़ा है, उसमें यही लिखा था कि विलेश ने जो जेल के अंदर से धमकी दी। मेरा फोन बंद था, एनएसए में फोन बंद रहता, जैसे बताया कालकोठरी में, और एनएसए में फोन बंद, मुलाकात बंद, सब बंद था, यानी कोई मिल भी नहीं सकता था मेरे को। तो स्वाभाविक से एक में धमकी देने का तो लायक ही नहीं था, तो कैसे दे देता। पर वो एक साजिश थी और उसमें कुछ गवाह हमारे लोग भी थे, पर उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूँ। उनको कहता हूँ कि अगली बार जब मौका मिले तो एक बार सुधार लेना। विलेश खराड़ी के व्यवहार में कोई गलती हो गई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, पर ऐसा गद्दारी जो बिरसा दादा टिंटे बिल के साथ करी, ऐसी कभी मत करना। मेरे साथ जो करी वो कभी दूसरे के साथ नहीं करना, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ वाला विषय है कि मेरे लोग मतलब गवाह बन गए। हाँ, विलेश खराड़ी ने धमकी दी, भाई कैसे फोन मुलाकात बंद है, आदमी टॉर्चर है, कैसे कर देगा। तो ये चीज़ें अपने जब तकलीफ देते हैं तो बड़ा दर्द होता है। एनपीसीआईएल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपने लड़ाई लड़ी, इसके बाद में अभी शिलान्यास भी हो चुका है, इसके लिए आगे की क्या लड़ाई रही? देखो, इसमें एनपीसीएल का प्रोजेक्ट में है, इसमें हमारे से जितनी कोशिश बनती थी और बन रही है, हम तो करते हैं और करेंगे भी। माई माटी के लिए हमारा एक लक्ष्य है, सिद्धांत है, और हमारा शरीर ही वैसे उसके लिए बना है। तो हम जो होगा वो करेंगे और करी है। और मेरा मतलब इस बताना कि इतने कलेक्टर्स का हलफनामा था कि इसको निकाला नहीं जाए। मेरे निकालने के बाद में लड़के हैं, काम भी करते हैं, जानकारी भी है, पर जो समाज को भाप लेता है, समाज के पास क्या गाज करने वाली है, क्या बम गिरने वाला है, वो हमारे लड़के में कुछ लड़के वो उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे। जिसका अंदाजा हमने था वो 5 साल पहले की बात हम बोलते हैं, तो वो हमने कर दी थी कैसा होने वाला है, बस उसको हमको कंट्रोल करना था। तो मैंने क्या है कि एक इंसिडेंट हुआ और मुझे इतने साल, एक साल तो जिला बदर में आप रख लिया और एक साल से 1.5 साल मेरे को अंदर रख लिया। तो इस वजह से जो प्लानिंग है हमारी थोड़ी सी गड़बड़ा गई। तो इससे ये भी हुआ कि दूसरे लोग जो समाज सेवा कर रहे थे, जो समाज सेवा का मतलब अपना रास्ता दिखा रहे हैं, वो लोगों को भी मौका आया था कि इस पे काम करें, पर किसी ने कोई काम नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि फिर यार हमारी टीम और हमारे लोगों को काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपको पहले आप बता रहे जिला बदर किया था, जिला बदर क्यों किया था? मेरा जिला बदर वो जो निवेश है, यहाँ निवेश के लोग भी हैं, रतलाम ग्रामीण वाले, तो वो निवेश जो एक प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें 1400 हेक्टेयर 1500 हेक्टेयर कितना प्रवीण भाई किधर गए, 1800 हेक्टेयर जमीन जा रही है। उसमें लोगों के घर कम से कम ये समझ लो 1.5 लाख जीव का खतरा है। कितना? 1.5 लाख जीव का खतरा है। उन लोगों ने कोई मुआवजा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उसके लिए मैं फाइट कर रहा था और इतने बड़े व्यापक आंदोलन हुआ था। और इसके बाद हमारा जो राज्यपाल है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको पूरी की तरीके से उनका जो संवैधानिक रूप से उनको घेरने का प्लान था। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हुई, जिसको साजिश बोलते हैं। उस साजिशों में हमको नाकाम करके हमारा जिला बदर करवा के इधर करवा दिया। तो इन लोगों की सारे नोटिफिकेशन, इनसे हस्ताक्षर, और कुछ लोगों में मतलब वहाँ जाकर के उनके हमारे खिलाफ भी नफरत घुसा दिया, हमारे प्रति अविश्वास बना दिया। तो जिस वजह से ये कमजोर हो गए और मेरे जेल जाने के बाद में इनके घर तोड़ने की नौबत आ गई। फिर भी हमने न्योता दिया जेल के अंदर से, मतलब मुलाकात बंद थी, पर हमारे 1 साल बाद 3 महीने का जो जमानत इंटरवल था उसमें हमारी मुलाकात चालू हो गई थी। फिर भी हमने कहा कि भाई सब लोगों से सहयोग मांगो, हर आदमी से सहयोग मांगे, वो कांग्रेस से, भाप से हो, बीटीपी से हो, या बीजेपी से हो, या किसी भी पार्टी से हो, आदिम जाति आदिवासी हो, गैर आदिवासी कोई भी हो, माई माटी का सब उगाया हुआ खा रहे हैं। तो हमने सबको कहा था कि भाई इनका सहयोग करो। तो भाई लोगों ने सहयोग मांगा और आपने देखा वहाँ कितने लोग सहयोग में आए थे। और जो लोग समाज का चिंतन करने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग कभी वहाँ आके खड़े नहीं हुए। मैंने तो नहीं देखा और मैंने सुना भी नहीं कि ये लोग वहाँ खड़े हुए थे। तो हमारे साथ जो है वाकई में जो दिखता है, जो लोग बोलते हैं वो कर नहीं रहे, हम लोग बोलते हैं वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कर भी रहे। कुछ चीज़ें सक्सेस भी करी है और कुछ चीज़ों की लड़ाई जारी है। जैसे आप लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे पैसों से है, जो सरकार के जो अधिकारियों को सैलरी मिलती है, और अब मैं एक सुनता रहता हूँ, थूक के चाटते हैं क्या, टिकट थूक के चाटते हैं, ऐसा कुछ बोलते रहे, टिकट थूक के चाटते हैं, इसके बाद में
तनख्वाह मिलती है, ऐसा कुछ क्या है? वो रेवेन्यू टिकट। देखो वो दादा अच्छे से बताएंगे इसमें, पर यह है कि जो ऊपर से पानी का बूंद गिरता है, धरती उसको झेलती है। माता और पिता, वो अन्न उगता है, माता पिता खाते हैं, तो माता और पिता व्यवहार करते हैं, बाप का पानी का बूंद माँ के पेट में जाता है और हम उत्पन्न होते हैं। तो और अनाज उत्पन्न होता है, तो पटवारी आता है तो टाका ले जाता है, टाकावारी ले जाता है, आना ले जाता है, आनावारी ले जाता है। उसको तहसीलदार के जरिए कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टर के माध्यम से, और कलेक्टर कलेक्ट करके ट्रेजरी में डालता है। और कमिश्नर, कमीशन का जो मतलब है, कमिश्नर को हिंदी में बोलते हैं दलाल। हिंदी मतलब ही दादा दलाल है उसका। हिंदी, अब मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगा तो दलाल बोलेंगे, इंग्लिश में कमिश्नर साहब कहते हैं। हाँ, तो वो उसमें सारा कलेक्ट करके जो भी होता है, कमिश्नर जो भी करते हैं, और वो वहाँ डालते हैं ट्रेजरी में। और ट्रेजरी और आरबीआई का एक करार हुआ है ना, तो वहाँ से एक रेवेन्यू लगता है, रेवेन्यू टिकट लगता है, जिसपे उधर भी 100, उधर भारत राजस्व इंडिया है ना, तो वो चार्ट करके यूँ करके लगा के उठाते हैं, तो वो हमारे क्रेडिट से गिरा। और हमारा क्रेडिट क्या है, वो बड़ा विषय है, आपको मैं सारा तो बताना मुश्किल। आप बताते हैं कि हम मूल मालिक है, तो आप जैसे रोड पे कहीं जाते होंगे, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, टोल टैक्स देते हैं? देखो ये भी एक बड़ा विषय है, हमारे एक व्यापक टीम काम कर रही है इस पे। वो टीम जब आपको काम ऑटोमेटिक सड़क पे दिखेगा ना, उस दिन आप फिर मिलेंगे आपसे। ये थे खास हमारे साथ में विलेज दादा खराड़ी, और इनके विचारों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूँ प्रवीण टोटिया, भारत की आवाज़। नमस्कार।